तो मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 28 नवंबर 2021 एग्जाम के लिए पर्यावरण पोर्शन की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारी क्लास नंबर जो है वो 4 और आज का हमारा टॉपिक होगा पाचन तंत्र। कोर्स के अकॉर्डिंग हम आपको सारी चीज़ें करा रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो टॉपिक आपका है भोजन स्वास्थ्य और स्वच्छता, इसमें भोजन से संबंधित सारी चीज़ें हमने इससे पहले देखी थी क्लास में। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। अब हम स्वास्थ्य, स्वच्छता और भोजन के ही अंतर्गत आपके सभी प्रकार के तंत्र हैं, उनको जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहला आपका जो टॉपिक आएगा, वो आएगा पाचन तंत्र। कौन-कौन से अंग तंत्र हैं जिनसे मानव शरीर का निर्माण जो है वो हुआ है, जिसमें पाचन तंत्र आपका है, कंकाल तंत्र है, पेशी तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र है, संवहन तंत्र है। ये सारी चीज़ें हैं तो साइंस में, पर आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो यूपी टेट की परीक्षा हुई थी, उसमें अगर आप देखेंगे तो साइंस पोर्शन सबसे ज़्यादा आया था। इसीलिए ये सारी चीज़ें भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। कोर्स में भी हैं, पर कोर्स के जब सब कैटेगरी में आप जाएँगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मानव शरीर के अंग तंत्र में संवहन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, आच्छादन तंत्र, त्वचा यानी कि शरीर को ढकने का कार्य, लसिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सारी चीजें हैं। इसमें सबसे पहला जो तंत्र है पाचन तंत्र, वो हम आज जो है वो देखेंगे। देखा जाए तो ये तंत्र जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा जो है टॉपिक है, पर हम कोशिश करेंगे शॉर्ट में आपको सारी चीजें जो है वो समझा सकें। तो पाचन तंत्र की बात करते हैं तो मनुष्य में पोषण की जो प्रक्रिया होती है, वो पाचन और अवशोषण के जरिए जो है वो संपन्न होती है। जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की जो क्रिया होती है, उसको कहते हैं हम पाचन। और हमारा जो पाचन तंत्र होता है, इसे यांत्रिक और रासायनिक विधियों के द्वारा संपन्न करता है। पाचन तंत्र का ये चित्र भी आप देख लीजिए। सारे इसमें आप पॉइंट अगर देखे होंगे कि कहाँ पर क्या है, तो इससे चीज़ों को समझने में थोड़ा-सा और आपको आसानी होगी। जैसे कि ग्रसनी आप देख रहे हैं, यहाँ पर मुख के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ग्रसिका जो है, ये गले के हिस्से से जाता हुआ। इसके अलावा मुख गुहा, मुख हो गया, अधोजीवा, अधोजम और ग्रंथियाँ हैं। यकृत है, पित्ताशय है, अमाशय है, अग्नाशय है आपका, अंग्र अग्र क्षुद्रांत है, अवरोही बृहदान्त्र है, मलाशय, गुदा, ये सभी जो आप हिस्से देख रहे हैं, इससे अगर आप चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान करके देखेंगे, तो जोड़ने में आपको आसानी होगी। तो पाचन तंत्र में हम उसके संपूर्ण अगर भाग की बात करें, तो 2 भागों में हम उसे जो है वो बाँट सकते हैं। एक आपका आहार नाल हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनल, और दूसरा आपका हो जाएगा संबद्ध उससे जुड़ी पाचक ग्रंथियाँ, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो देखिए आहार नाल क्या होता है? ये आहार नाल जो है आपका मुख गुहा जो है उससे प्रारंभ होकर गुदा तक जो है वो रहता है। तो पाचन के समय जो भोजन होता है वो आपका आहार नाल में ही जो है वो होता है। आहार नाल जो है इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? इस टाइप से क्वेश्चन आपका आता है, तो आप कहेंगे 32 फीट जो है वो होती है। जो आपका भोजन पूरी पाचन जो प्रक्रिया उससे गुजरता है ना, तो ये आहार नाल की आप लंबाई से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सभी जगह से होकर इतनी दूरी जो है वो पूरा कवर करके तब आपका जो भोजन है वो पाचन तंत्र के माध्यम से डाइजेस्ट होता है। अब देखिए जो आहार नाल है, इसके अंतर्गत क्या-क्या आता है? तो आहार नाल के अंतर्गत आपका मुख गुहा आता है, मुख गुहा आता है, आपका ग्रास नली आता है, इसी प्रकार अमाशय आता है, इसी प्रकार छोटी आंत, बड़ी आंत, ये दोनों आता है आपके यहाँ। और आपका गुदा इसमें जो है वो आता है। तो इस टाइप से आप कह सकते हैं कि ये सभी भाग जो है आपके आहार नाल के अंतर्गत जो है वो आते हैं। इसके अंतर्गत और दूसरा जो है आपका संबद्ध पाचन ग्रंथियाँ, इसमें क्या होता है, ये जो ग्रंथियाँ होती हैं, ये क्या करती हैं, ये भोजन को पचाने में सहायक होती हैं। भोजन को पचाने में सहायक कौन-कौन सी होती हैं, उनको हम आगे देखेंगे, पर बेसिक समझ लीजिए केवल। इसके अंतर्गत वैसे कौन-कौन से आएँगे, तो जैसे कि आपकी जो मेन टाइप है, उसमें लार ग्रंथियाँ आपकी आती हैं। उसके अलावा आपका यकृत भी आपका इसमें आ जाएगा, पित्ताशय आपका आ जाएगा, जहाँ से आपको प्राप्त हो रही हैं पाचक ग्रंथियाँ, उन सभी के नाम इसमें आप याद रख सकते हैं। अग्नाशय भी जो है आपका इसमें आ जाएगा।
ये 2 मुख्यतः टाइप हैं। अब इसके अंतर्गत सारी चीज़ों को हम देखेंगे। आहार नाल और उससे संबद्ध जो है वो जुड़ी पाचक ग्रंथियाँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला मुख गुहा से। देखिए मैंने बताया ना कि जो भोजन का पाचन होता है वो आहार नाल में होता है। ये जितने भी हमने यहाँ पर नाम लिखे इनको हम एक-एक करके अलग-अलग जानेंगे कि कैसे भोजन का पाचन स्टार्ट होता है, प्रारंभ कहाँ से होता है और कहाँ-कहाँ पर जो है जो पाचक ग्रंथियाँ हैं वो उपयोग में जो है वो आती हैं। तो सबसे पहले है मुख गुहा, जिसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी। तो देखिए पाचन जो है वो आपका जो प्रारंभ होता है अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ से होता है? तो आपका मुख गुहा से जो है वो प्रारंभ होता है। मुख गुहा आपकी एक खाली जगह होती है जिसमें आपका एक जीभ आती है और 3 जोड़ा लार ग्रंथि आती हैं और साथ ही साथ 32 दाँत भी जो है इसमें जो है वो आते हैं। तो इतनी चीज़ें आपकी मुख गुहा में आती हैं। फिर मुख गुहा के बाद नंबर आता है आपका लार ग्रंथि का, जिसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। तो लार ग्रंथि जो है इससे प्रतिदिन 1 से डेढ़ लीटर 1 से लेकर डेढ़ लीटर तक आप कह सकते हैं जो लार है वो स्राव होता है या उसका निर्माण होता है। इसमें आपका लार ग्रंथि में। लार ग्रंथि जो है इससे बहुत से एंजाइम भी निकलते हैं जैसे कि आपका लाइसोजाइम है, टाइलिन है, म्यूलिन है, डाइस्टेज है। पर अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या निकलता है तो आप कहेंगे टाइलिन जो है आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है वो निकलता है। और जितने भी मैंने आपको एंजाइम बताया उसका कहीं न कहीं सबका एक यूज़ है। जैसे कि अगर लाइसोजाइम की बात करें एंजाइम की, तो लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणुओं को जो है वो मारने के काम में जो है वो आता है। कीटाणुओं को मारने के काम में, क्रॉस मैंने बना दिया है। इसके अलावा टाइलिन है या फिर डाइस्टेज एंजाइम है, ये सब क्या करते हैं? तो ये जो है, जो स्टार्च है, मंड है, जो हमने पिछले वाली क्लास में बताया था आपको, स्टार्च, मंड जो है, इसको शर्करा, कार्बोहाइड्रेट जो है, में कार्बोहाइड्रेट शर्करा कार्बोहाइड्रेट में जो है वो बदल देते हैं। कौन बदल देता है? टाइलिन हम कह सकते हैं या कह सकते हैं डाइस्टेज। अब एक और आपका एंजाइम है जिसका नाम है म्यूलिन। आपको पॉइंट टू पॉइंट ही सारी चीज़ें याद रखनी है। जैसे आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन-सा एंजाइम है जो स्टार्च मंड को शर्करा कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, तो आप कहेंगे टाइलिन। अब जैसे म्यूलिन के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? ये एंजाइम जो है, जो भोजन है उसको चिपचिपा या लसलसा बना देता है। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए भोजन को चिपचिपा बनाने का काम किसका होता है? तो आप कहेंगे म्यूलिन का होता है। इसके अलावा अगर लार ग्रंथियों की बात करें कि इसमें टाइप्स में या कह सकते हैं कितनी जोड़ी होती हैं, तो लार ग्रंथि जो है वो 3 जोड़ी होती हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है वो कौन-सी होती है? तो पैरोटिड आपकी जो है वो होती है। पैरोटिड, ये जो है आपकी सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। पैरोटिड के बाद आपका नंबर आता है सबमैंडिबुलर और थर्ड नंबर पे आता है सबलिंगुअल। तो ये 3 नाम होते हैं पर पैरोटिड ज़रूर ध्यान रखिएगा। पैरोटिड जो ग्रंथि होती है ना, ये लार ग्रंथि विषाणु द्वारा जब अगर संक्रमित हो जाती है, तो इसमें सूजन भी हो जाती है और इससे संबंधित एक रोग भी है जिसको हम कहते हैं गलसुआ। नाम शायद आपने सुना होगा। इंग्लिश में इसे मम्स कहते हैं, MUMS। तो गलसुआ रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लार ग्रंथि कितनी जोड़ी होती हैं? आप कहेंगे 3 जोड़ी होती हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन-सी होती है? तो आप कहेंगे पैरोटिड होती है। पैरोटिड के बाद नंबर किसका आता है? तो सबमैंडिबुलर का आता है। थर्ड नंबर पे आता है सबलिंगुअल का। तो ये 3 नाम होते हैं। अब अगर पैरोटिड ग्रंथि जो है, जो लार ग्रंथि है, अगर ये विषाणु के द्वारा जो है वो संक्रमित हो जाए, ये भी ध्यान रखिएगा विषाणु के द्वारा, कई बार जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ ऐसे ही करके क्वेश्चन आ जाता है कि पैरोटिड जो है या गलसुआ रोग जो है किससे हो जाता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ ऐसे करके। तो जब लार ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है, तो उसमें सूजन आ जाती है, उसे हम कहते हैं गलसुआ रोग।
और अगर बात करें पैरोटिड ग्रंथि की, तो अगर सांप में आपसे कहा जाए, जो पैरोटिड ग्रंथि होती है ना, तो वो जहर की थैली का कार्य करती है। पॉइजन ग्लैंड हम उसको कहते हैं अगर सांप में अगर बात करें। तो ये हो गया आपका लार ग्रंथि के बारे में। अब लार ग्रंथि के बाद बात करते हैं दांतों की। दांत आप जानते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ODONTOLOGY। क्या कहलाता है दांतों का अध्ययन? ओडोंटोलॉजी। दांत में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? तो आप कहेंगे दांतों में कैल्शियम की सबसे अधिक मात्रा जो है वो पाई जाती है। दांतों के निर्माण में अगर बात करें, योगदान किसका होता है? तो 85% जो योगदान होता है वो कैल्शियम फास्फेट का होता है। कितना परसेंट? 85%। 10% जो योगदान होता है वो होता है CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। और जो बाकी भाग होता है वो कैल्शियम क्लोराइड होता है, यानी कि CaCl2। ये जो है वो बाकी भाग होता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि दांतों की टूट फूट जो है वो किसके कारण होती है, तो आप क्या कहेंगे कि दांतों की टूट फूट फ्लोरीन के कारण होती है। तो दांतों की टूट फूट किसके कारण होती है? फ्लोरीन के कारण होती है। अच्छा, मानव जो दांत होता है उसमें जो लेयर होती है, ऊपरी परत होती है और आंतरिक परत भी होती है, उनके नाम पूछे जाते हैं। तो कुछ दांत की संरचना इस टाइप से होती है आपकी। इस टाइप से कुछ दांत की संरचना होती है आपकी, और इसकी ऊपर साइड एक लेयर होती है, इसका नाम पूछा जाता है। जो ऊपर आप ये नाम देख रहे हैं, इसका नाम होता है इनेमल। और जो आंतरिक वाली हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं डेंटाइन। तो ध्यान रखिएगा, नाम पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो है वो दांत का इनेमल होता है। इस तरीके से भी, यानी दांत का कौन सा भाग सबसे कठोर होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप कहेंगे दांत का इनेमल होता है। दांत का ऊपरी जो भाग होता है या बाहरी बाह्य भाग आप कह सकते हैं, वो क्या होता है? तो दांत का इनेमल होता है। तो ऐसे करके अलग अलग तरीके से जो है वो पूछा जा सकता है। अब इनेमल जो है ये बना किसका होता है? तो ये बना होता है आपका कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। मैंने अभी बताया ना कि सबसे ज्यादा परसेंटेज जिसका होता है, बस उसको अगर आप याद रखेंगे तो आप आसानी से जो है वो याद कर लेंगे। और इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ आ रही हो, तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए यहाँ सारी मेहनत की जाती है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो हम प्रोवाइड कराते रहें। तो ये हो गया आपका डेंटाइन जो है, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका आंतरिक भाग कहलाता है। ये मैंने आपको बता दिया है, शॉर्ट में मैंने आपका लिख भी दिया है। और अगर बात करें इनेमल का कार्य क्या होता है, तो आप कहेंगे इनेमल जो है ये दांतों की रक्षा करने के लिए होता है। तो इसका ये कार्य भी हो जाएगा। अब देखिए, दांत आपने सुने जरूर होंगे बचपन से लेकर अभी तक कि दो टाइप के दांत होते हैं। दूध के दांत होते हैं जो कि निकलते हैं फिर गिर जाते हैं, और एक परमानेंट वाले दांत होते हैं। तो इसी आधार पर जो है उनको बांटा भी गया है, लेकिन मेन जो आकार होता है दांत का, उसके आधार पर अलग बांटा गया है। पर अगर नॉर्मल आधार पर हम कहें, तो एक होता है आधार डी फायोडेंट, DIPHYODONT। और दूसरा टाइप होता है मोनोफायोडेंट, MONOPHYODONT। अब इनको समझिए क्या होता है, ये टाइप्स होते हैं। मैंने बताया ना जीवन में 2 बार दांत आते हैं। तो जैसे दूध के जो दांत होते हैं, जिनकी संख्या अगर आपसे पूछी जाए, तो वो सबसे पहले आते किस में? तो वो आते हैं आपके पहले नंबर वाले में, डाइफायोडेंट में। इसमें आते हैं आपके दूध के दांत।
इन्हीं को आप अस्थायी दाँत भी कह सकते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 20 होती है। आते किसमें हैं? तो ये इसी में आते हैं आपके। दूसरा वाला जो है मोनोफायोडेंट में क्या होता है? जो दाँत जीवन में केवल एक ही बार निकलते हैं, उन्हें कहते हैं मोनोफायोडेंट। जैसे कि आपका सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल है अक्कल दाँत। आपने नाम सुना अवश्य होगा, वो जो है इसी में जो है वो आ जाता है। तो ये आपके जो है इस आधार पर डिफरेंस हो जाएगा। एक आधार आपका होता है दाँत जो है किस टाइप के बने हैं, उनका कार्य क्या है, उसके आधार पर। ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, पर आपको जो अब मैं टाइप बता रहा हूँ, वो अधिकतर ज़रूर पूछे जाते हैं, वो टोटल टाइप्स होते हैं 4। सबसे पहला टाइप होता है आपका इंसीज़र। इंग्लिश, हिंदी दोनों में हम नाम बता देंगे क्योंकि कई लोग इंग्लिश में याद किए होंगे। दूसरा एक करके एक साथ 2 करके बताते हैं। पहला इंसीज़र और दूसरा आपका हो जाएगा कैनाइन। इंसीज़र को कहते हैं कृंतक और जो कैनाइन है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रदनक। 4 टाइप हैं, 2 पहले जान लेते हैं फिर 2 को जानेंगे। तो जो इंसीज़र होता है ना ये भोजन को काटने के काम में आते हैं आप कहेंगे। मानव में इनकी संख्या कितनी होती है? तो दोनों साइड होता है ना तो 4-4 करके टोटल आप कह सकते हैं 4 + 4 8 जो है वो होती है। शाकाहारी जो जानवर होते हैं उनमें अगर आप देखेंगे कृंतक तो वो बहुत चौड़े होते हैं और इनका काम ज़रूर ध्यान रखिएगा इंसीज़र का क्या होता है? तो इनका काम होता है भोजन को काटने में। फिर दूसरा आपका है कैनाइन रदनक। रदनक अच्छा जो ऊपर वाला है इसको एक और नाम दिया जाता है इंसीजर को इसको भी याद रख सकते हैं। इसका नाम है नोज़ टीथ। इस टाइप से हो सकता हो पूछ लिया जाए नोज़ टीथ किसको कहा जाता है? तो इंसीजर को कहा जाता है। कैनाइन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आई टीथ। कैनाइन जो है ये भोजन को किस काम में आता है? तो आप कहेंगे भोजन को चीरने के लिए या फिर फाड़ने के लिए। चीरने फाड़ने के लिए जो है वो काम आता है। और मानव में इनकी संख्या कितनी होती है कैनाइन की? तो आप कहेंगे ये भी इनकी संख्या जो है टोटल 4 होती है। 2 + 2 करके आप याद रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 2 जो है आपके ऊपर और 2 जो है वो नीचे टोटल जो है वो 4। और रदनक में आपको ये भी याद रख सकते हैं कि जो मांसाहारी होते हैं जानवर, उनमें जो कैनाइन रदनक होता है ये बहुत नुकीला होता है। जैसे मैंने कृंतक में बताया था ना कि जो जानवर होते हैं उनमें इंसीजर बहुत चौड़ा होता है। ऐसे ही जानवरों में जो रदनक होता है वो बहुत नुकीला होता है क्योंकि चीरने-फाड़ने के लिए उनको ज़्यादा यूज़ पड़ता है। तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। तीसरा टाइप्स होता है आपका प्रीमोलर जिसको हम अग्रचर्वणक कहते हैं। और जो चौथा होता है वो आपका होता है मोलर जिसको हम कहते हैं चवर्णक। अब देखिए जो प्रीमोलर होता है उस जिसको अग्रचर्वणक कहते हैं इसका ही एक और नाम है वो है चीक टीथ CHEE के टीथ। इसको चीक टीथ के नाम से भी जाना जाता है। भोजन को अगर कार्य की बात करें किस काम में आता है? भोजन को चबाने के काम में जो है वो आता है। बच्चों में आप देखेंगे तो बिल्कुल नहीं पाया जाता है। वयस्क जो होते हैं उनमें इनकी संख्या होती है 4 + 4 के फॉर्म में यानी कि टोटल 8 होती है। और जो लास्ट है आपका चवर्णक जिसको हम मोलर भी कहते हैं, इसका भी नाम है, इसका नाम है विज़डम टीथ। विज़डम टीथ। इसका कार्य क्या होता है? तो आप कहेंगे इसका कार्य भी भोजन को चबाने के ही काम में जो है वो आता है। तो चवर्णक, अग्रचवर्णक दोनों। बच्चों में अगर देखेंगे तो जो अंतिम मोलर होता है वो नहीं पाया जाता है। वयस्कों में इनकी संख्या 6 + 6 के फॉर्म में होती है यानी कि टोटल 12 होती है और चारों प्रकार जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा संख्या में मोलर ही पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो 4 दाँत के प्रकार होते हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? तो चमड़क की होती है क्योंकि संख्या आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा है। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। बच्चों में प्रीमोलर जो है उनका पूरी तरीके से अभाव होता है मैंने बताया आपको और अंतिम मोलर उनमें बच्चों में नहीं पाया जाता है।
बाकी दूध के दाँत वाला मैंने बताया कंसेप्ट कि बच्चों में क्या होता है, कुल 20 दाँत टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं, दूध के दाँत उन्हीं को कहते हैं। ये जो 20 दाँत है ना, उन्हीं को कहते हैं दूध के दाँत। और दूध के दाँत 12 वर्ष की जो अवस्था है वहाँ तक पूरे तरीके से आप कह सकते हैं टूट जाते हैं और नए दाँत निकलना वहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर अगर मानव जो जीवन है उसमें दाँतों की कुल संख्या आप देखेंगे तो 20 आपके दूध के दाँत और टोटल आपके 32, इसको रफ कर रहे हैं हम। तो आपके 20 और टोटल 20 दूध के दाँत और टोटल बात 32। तो पूरे मानव जीवन में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 52 दाँत जो है वो इस टाइप से टोटल हो जाएगा। वैसे तो 32 दाँत होते हैं, आप सभी को पता है। पर अगर इस टाइप से प्रश्न आ जाए कि पूरे मानव जीवन में जो है दाँतों की कुल संख्या, तो 52 जो है वो हो जाएगी। अब जैसे एक क्वेश्चन आपके मन में ये भी आ सकता है कि क्या दाँत सभी जानवर या जीव-जंतुओं में होता है? तो ऐसा नहीं, जैसे पक्षियों में आप देखते हैं तो उनमें दाँत नहीं होते, उनमें चोंच होती है। तो जो दाँत का ही आप कह सकते हैं एक रूप होता है। और जैसे कि हाथी की अगर बात करें तो हाथी के आप देखते हैं बाहर दाँत निकले होते हैं। तो उसके ऊपरी जो जबड़ा होता है ना, उसका इंसीज़र होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आए कि स्तनधारी में सबसे ज़्यादा जो दाँत होते हैं वो किसमें होते हैं? तो सूअर और घोड़ा में होते हैं, संख्या उनकी 44 होती है। और गाय, भेड़ में 32 दाँत होते हैं। अगर मच्छर में आपसे कहा जाए तो आप कहेंगे कुल 47 दाँत होते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं दाँत के संदर्भ में। क्वेश्चन यहाँ जो अगर आने के चांसेस हैं यहाँ से, तो जो मैंने टाइप्स 4 बताए ना, छेदक जिसको कृंतक भी कहते हैं, भेदक या रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक, इन्हीं से ही अधिकतर पूछे जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो मैंने सबसे पहला नाम कृंतक बताया उसी का ही नाम छेदक भी है। जो रत्नक मैंने दूसरा बताया उसी का नाम भेदक भी है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। तो ये दाँत हमारा टॉपिक हुआ, अगले टॉपिक की तरफ जो कि है आपका ग्रास नली। तो ग्रास नली जब भोजन आपका मुख गुहा से प्रारंभ होकर फिर धीरे-धीरे नेक्स्ट स्टेप में बढ़ता है, तब आपका पहुँचता है ग्रास नली में। तो ग्रास नली जो है, ये जो मुख गुहा है उसको अमाशय से जोड़ने का काम करते हैं। मैंने सबसे स्टार्टिंग में चित्र दिखाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपका मुख गुहा है और ये देखिए आपका अमाशय है। तो मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने के लिए देखिए, जो ये पाइप टाइप से गया है ना, ये काम कर रही है। ये कौन-सी नली है? ये है ग्रास नली। तो मैंने इसीलिए कहा था चित्र से अगर आप समझेंगे तो और बेहतर से तरीके से समझेंगे। इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इन पाचन अंगों में या फिर इनमें से किस भाग में जो है वो पाचन प्रक्रिया नहीं होती है, और ऑप्शन में जो है आपका ग्रास नली भी लिखा हो, तो आपको लगेगा वो तो हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था, वो तो आपका होगा, पर ऐसा नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं पाइप, ये सीधे-सीधे गया। अब ये क्या कर रहा है? ये केवल जोड़ने का काम कर रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का पाचन थोड़ा नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को भी समझिए। ये हो गया आपका ग्रास नली। ग्रास नली के बाद हम पढ़ेंगे अमाशय के बारे में। वापस से चलते हैं अमाशय जो है टॉपिक पर। तो हमने अभी तक देखा सबसे पहले जो जहाँ से मुख से स्टार्ट आपका हो रहा है, मुख गुहा से भोजन का पाचन वो। फिर उसके बाद लार ग्रंथियाँ देखी, लार ग्रंथियों के बाद दाँत देखे, दाँत के बाद अब हम देख रहे हैं आपका नहीं, दाँत के बाद हमने देखा ग्रास नली को। फिर ग्रास नली के बाद अब हम देख रहे हैं अमाशय। अमाशय को हम पेट भी कह सकते हैं, स्टमक भी कह सकते हैं। तो ये जो अमाशय होता है, चित्र भी साथ में हम आपको साइड में लगा के दिखाते हैं ताकि आप चीज़ों को केवल सुने ना, समझें भी। तो अमाशय आप देख रहे हैं, ये आपकी देखिए थैलीनुमा संरचना है, ये अमाशय साइड में लिखा हुआ है। तो अमाशय जो होता है, ये थैलीनुमा आकृति होती है, जो कोई भोजन को संग्रहित करने के लिए और पचाने दोनों को काम में आती है आपका यह अमाशय। तो यहाँ पर भोजन संग्रहित भी होता है और पचता भी है। अब भोजन लगभग-लगभग आप कह सकते हैं यहाँ पर 4 घंटे जो है तक जो है वो रोक के रखता है, यानी कि 4 घंटे तक भोजन आपका अमाशय में जो है वो होता है। अब अमाशय के भी भाग होते हैं। एक आपका भाग होता है कार्डियक, एक होता है आपका फांडिक और एक होता है आपका पाइलोरिक। चित्र से इसको समझा देते हैं कुछ इस टाइप से, जैसे कि ये आपका अमाशय जो है वो भाग है। ये थोड़ा-सा पतला और कर देते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका अमाशय है। अमाशय में जो है इस टाइप से आप दीवारें टाइप की देखेंगे।
चित्र थोड़ा सा रफली है, बस चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ये ऊपर वाली जो हिस्सा है, ये क्या है ऊपर वाली नली? ये है ग्रास नली, जो मैंने बताया था ना, जो जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है। अब इसमें जो ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला जो खाना बना है, इसको हम कहते हैं कार्डिएक। जो मैंने 3 भाग बताए इसके, ये इसका है कार्डिएक। जो बीच वाला है, इसको हम कहते हैं फंडिक। और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, इसे हम कहते हैं पाइलोरिक। और ये वाला जो पाइप टाइप से आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं काइम। तो ये जो है वो अमाशय के भाग होते हैं। जो ये आपका कार्डियक होता है ना, ये वाला सबसे ऊपर वाला, इससे जो है वो HCl निकलता है। इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जो HCl निकलता है, ये टाइलिन का जो प्रभाव होता है उसको समाप्त कर देता है। कीटाणुओं को जो है ये मार देता है। भोजन को जो है अम्लीय बना देता है। HCl क्या करता है? भोजन को अम्लीय बना देता है। और क्या करता है? जो एंजाइम होते हैं उनकी क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। तो इतना काम आपका जो कार्डियक है उसके माध्यम से होता है। मैंने बताया कार्डियक जो है इससे HCl निकलता है, टाइलिन के प्रभाव को यह समाप्त कर देता है, कीटाणुओं को भी मार देता है, और जो भोजन आपका आया है अमाशय में, उसको ये अम्लीय भी बना देता है और एंजाइम की क्रिया शक्ति को भी बढ़ा देता है। फिर उसके बाद नंबर आता है फंडिक का। फंडिक जो है ये बीच का भाग होता है, ये वाला सेंटर वाला आप देख रहे हैं, ये वाला। तो ये जो बीच का भाग होता है, इसमें काटेनुमा, मैंने इसी टाइप से ऐसे बनाया है इसको, रचना पाई जाती है। इसे हम रूजी कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? तो भोजन को रोक कर रखने का काम होता है इसका। भोजन को रोक कर रखना, ये इसका कार्य होता है। तो जब भोजन जो है आपका, भोजन कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है, स्टोर हो रहा है। पर अगर हम भोजन नहीं कर रहे हैं, तो ये जो रूजी होते हैं ना, ये अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। तो इनमें कांटेनुमा संरचना होती है, मैंने इस टाइप से बताया। तो ये जो आपकी कांटेनुमा जो संरचना होती है, ये चुभन होने लगती है। अब इतना फील तो नहीं होता है, पर ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो ये हो गया आपका फंडिक के बारे में। तीसरा है आपका पाइलोरिक। पाइलोरिक जो है, इसमें जठर ग्रंथियां जो है वो पाई जाती हैं। जठर ग्रंथि जो है वो पाई जाती हैं किसमें? पाइलोरिक में पाई जाती हैं। अब जो जठर ग्रंथियां हैं, किस किस प्रकार का रस निकालती हैं? तो जठर रस निकालती हैं। जठर रस। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम इसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। GASTRIC, गैस्ट्रिक जूस। ये जो है वो निकालती हैं। तो जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती हैं, तो क्या होता है? तो उस रोग को हम कहते हैं गैस्ट्रिक। तो आप फिर से समझिए, जो आपका पाइलोरिक होता है, इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती हैं, जिससे जठर रस निकलता है। हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि जठर रस निकलता है, पर मैंने इसको एकदम हिस्से तक बता दिए कि कहाँ से क्या होता है। तो जठर रस निकलता है, जब जठर ग्रंथि नहीं काम कर रही होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इस रोग को गैस्ट्रिक कहते हैं। अब जो जठर रस होता है आपका, गैस्ट्रिक जूस होता है, इसमें कौन क्या पाया जाता है? तो जठर रस में रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? रेनिन, यहाँ लिख देते हैं ऊपर ही, रेनिन और पेप्सिन जो है वो पाया जाता है। रेनिन और पेप्सिन जो है वो पाया जाता है। रेनिन के बारे में आपको पता है कि दूध को दही में बदलने का काम करता है। रेनिन दूध को पचाने का काम करता है। दूध में उपस्थित जो है केसीन प्रोटीन होता है, जो रेनिन होता है क्या करता है? दूध में उपस्थित जो केसीन प्रोटीन होता है, उसको कैल्शियम पारा कैसिनेट जो है उसमें बदल देता है। अगर उतना आप नहीं याद रखना चाहते, सीधे सीधे ध्यान रखिए, दूध को पचाने में सहायक रेनिन। मैं ये सारी चीज़ें रब कर रहा हूँ, इतना आप अगर कहीं नोट कर रहे हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। रेनिन और पेप्सिन को मैं अलग से यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। रेनिन मैंने बताया, और पेप्सिन यहाँ पर हम देख लेते हैं। रेनिन मैंने बताया दूध का पाचन, इसको मैंने अलग से इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर यहीं से बनते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं पूछा जाता है, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दूध का पाचन जो है किस एंजाइम के द्वारा, या फिर पेप्सिन का क्या काम होता है? तो आप कहेंगे प्रोटीन को जो है ये पचाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोटीन को जो है ये पचाता है। ये जो है, यानी कि जो आपका पेप्सिन है, ये प्रोटीन
कि जो पेप्टोन है, प्रोटीन में पेप्टोन होता है, उसको बदल देता है और भोजन अमाशय के बाद किस में जाता है? अमाशय हमने पढ़ा, अब किस में भोजन जाता है? तो छोटी आंत में जाता है, बिल्कुल। मैंने भो इस टाइप से जो आकृति बनाई थी, उसमें जो इधर वाला साइड था, उसपे क्या लिखा था? काइम, आपको याद होगा अभी जस्ट लिखा था। भोजन जब ये प्रक्रिया से पूरा गुजर गुजर जाता है, तो ये जो है काइम का रूप ले लेता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने काइम जो है वो लिखा था। एक बार इसको फिर से, रेनिन दूध का पाचन करता है, दूध को दही में बदल देता है, अर्थात दूध को पचाता है आप कह सकते हैं, या दूध में उपस्थित जो केसीन प्रोटीन होता है ना, उसको कैल्शियम पारा कैसिनेट जो है उसमें बदल देता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन के पेप्टोन में जो है वो बदल देता है, और भोजन जब आपका पच जाता है अमाशय, तो किस में बदल जाता है भोजन? वो रूप ले लेता है आपका, किसका? काइम का रूप ले लेता है। और उसके बाद भोजन किस में जाता है अमाशय के बाद? तो आप कहेंगे छोटी आंत में जाता है। आप छोटी आंत को समझते हैं। तो भोजन का पूरा जो पाचन होता है, वो आप कहेंगे छोटी आंत में होता है। छोटी आंत जो है, इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है पक्वाशय, दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा होता है आपका इलियम। इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं, चलिए हिंदी में लिख देते हैं। पहला नाम है पक्वाशय। वैसे अधिकतर नाम इंग्लिश के ही लिखे रहते हैं, तो दोनों ही चलिए लिख देते हैं। पक्वाशय इसे कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं डेडुनम। DUODENM, अधिकतर डेडुनम नाम देखने को मिलता है। दूसरा नाम होता है जेजुनम। वैसे इंग्लिश के नाम याद करने में थोड़ा सा आसानी होती है, क्योंकि हिंदी के थोड़े से कोई कोई जो शब्द होते हैं बहुत टफ टाइप के होते हैं। जेजुनम। और तीसरा होता है आपका इलियम। इलियम हिंदी इंग्लिश दोनों ही एक ही है। इंग्लिश में लिख देते हैं ELEUM। ई नहीं, ILEUM। तो ये आपका हो गया 3। तो ये जो छोटी आंत है, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो भोजन का पूरा पाचन जो है आपका छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। बहुत ज़्यादा इसके अंदर जाएंगे तो बहुत डिटेल में हो जाएगा, तो नाम केवल याद रखिए। जहाँ से क्वेश्चन आ सकते थे, वो मैंने ऊपर बता दिया, क्योंकि उसमें आपका प्रोटीन पंच पाचन और उस टाइप से क्वेश्चन थोड़े पूछे जाते हैं। तो छोटी आंत में इतना ही, बढ़ते हैं हमारे इसके बाद यकृत यानी कि लीवर। तो ये आपकी जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत। भार इसका कितना होता है? लगभग लगभग आप कह सकते हैं 1.5 किलोग्राम जो है वो होता है। ये जो अपने क्षतिग्रस्त हिस्से होते हैं ना, उनका पुनः निर्माण स्वयं कर सकती है, इसमें क्षमता होती है। और यकृत में आपका एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो पित्त रस, या जिसको हम बाइल जूस कहते हैं, उसका निर्माण होता है। पित्त रस, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप कहेंगे यकृत है, या कहेंगे लीवर है, उसी का नाम है। ये हो गया आपका यकृत का काम। बस यकृत में इतना ही याद रखना है। यकृत के बाद नंबर आता है पित्ताशय का। ये सब आप जो पढ़ रहे हैं ना सीरियल से, ये भोजन जो पाचन होता है ना, इन सीरियल से होता है। मैंने इसीलिए शुरुआत में चित्र दिखाया था कि भोजन कैसे जा रहा है ग्रास नली से, फिर आपका कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहा है। अमाशय हो गया, और आपका छोटी आंत है, फिर यकृत है, पित्ताशय है। तो पित्ताशय की बात करते हैं, गॉल ब्लेडर जिसको हम कहते हैं, इसमें जो है यकृत जो पित्त बनाता है, वो जमा होता है। जो पित्त का निर्माण होता है, किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। इसी को हम क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं ना। ये हमने अभी बताया था पिछले वाले टॉपिक में। अभी यकृत में बताया था, बाइल जूस यकृत बनाता है। तो अगर आप ये कहेंगे कि इस जमा कहाँ होता है, तो ये जमा जो है आपका पित्ताशय में होकर जमा होता है। पित्त रस इसको लिख देते हैं, पित्त रस। तो जमा कहाँ होता है? इसमें होता है पित्ताशय में। इसमें जो है यानी कि पित्ताशय में जो है पित्त का निर्माण नहीं होता है। क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाए कि इनमें से किसमें पित्त का, वैसे उस टाइप का तो एक ही है, वैसे नहीं पूछा जाएगा। बेसिक्स आप ध्यान रखिए कि पित्ताशय जो है, इसमें आपका पित्त का निर्माण नहीं होता है, पित्त का निर्माण होता है यकृत में। नाम से लगता है ना कि पित्ताशय है तो पित्त का तो निर्माण हो रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। पित्ताशय आपका होता कहाँ है? तो यकृत के ठीक नीचे होता है।
चित्र में भी आप देख लीजिए, तो ये देखिए आप यकृत है और पित्ताशय दोनों की स्थिति दे रखी है। ये देखिए यकृत आपका है और ये देखिए आपका पित्ताशय जो छोटा-सा देखिए इस टाइप से निकली हुई है, डंडी टाइप की यूँ करके आप देख रहे हैं, यूँ करके। तो ये आपका है पित्ताशय। तो वही मैंने बताया कि जो पित्ताशय होता है ना वो यकृत के ठीक नीचे रहता है। अब पित्ताशय जो है उसमें अगर स्टोन का निर्माण हो जाए, पथरी आपने जिस नाम से सुना होगा, पित्ताशय में अगर स्टोन का निर्माण हो जाता है ना, तो ये जल्दी ठीक नहीं होती है। इसलिए पूरा जो पित्ताशय होता है ना, उसको काट कर निकाल दिया जाता है। और वैसे साइज़ छोटा होता है तो अधिकतर लोग जो है वो दवा लेते हैं, जिससे वो टूट-टूट कर निकलती है। इसके अलावा जो पित्त होता है ये एंजाइम कह सकते हैं ना होते हुए भी पाचन में सहायक होता है। जैसे हमने ऊपर देखा था अमाशय में HCl आपका भोजन को क्या बना रहा था? अम्लीय बना रहा था। तो ऐसे ही जो ये पित्त होता है, ये क्या करता है? ये भोजन को क्षारीय बना देता है। क्योंकि पित्त क्या होता है? ये पित्त आपका क्षारीय होता है। अगर पित्त पूछा जाए उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। पित्त का अच्छा पीएच वैल्यू अगर आपसे पूछ लिया जाए कितना होता है पीएच मान? तो आप कहेंगे 7.8 से लेकर के 8.5 तक होता है। इस रेंज में जो है आप कह सकते हैं होता है। और ये जो पित्त होता है, ये भोजन में उपस्थित जो वसा होती है, फैट होता है ना, उसको तोड़ देता है। इस क्रिया को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन FICATION। हिंदी में इसे पायसीकरण कहते हैं। हिंदी का थोड़ा सा नाम कठिन है तो इमल्सिफिकेशन याद रखिए। जो ये पित्त है आपका, ये क्या कर रहा है, जो वसा है या भोजन में जो आपका कह सकते हैं वसा है, भोजन या जो काइम बन जाता है, क्योंकि अब तो भोजन रहा नहीं, मैंने बताया ना जब अमाशय से वो निकल कर आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, काइम बन जाता है। तो भोजन या कह सकते हैं काइम, इसमें उपस्थित जो वसा होती ना, इसको ये क्या करता है, तोड़ देता है। और इस क्रिया को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो ये होता है आपका इमल्सिफिकेशन। इसके अलावा भी जो हमने देखा था, तीन टाइप्स देखे थे, किसके टाइप्स, छोटी आंत के। ये हमने 3 टाइप्स देखे थे, पक्वाशय यानी कि डेजुनम, जेजुनम और इलियम। अब थोड़ा-सा बढ़ते हैं डेडुनम की तरफ। वैसे इसमें जानने वाला बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, पर हमको एक चीज़ यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो अभी हमने बताया आपको कि ये छोटी आंत का भाग होता है और कैसा भाग होता है, तो आप कहेंगे पहला भाग होता है। यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। छोटी आंत का पहला भाग। ये हमने स्टार्टिंग में तीनों नाम बताए थे। तो जो अमाशय के बाद भोजन आता है ना, जो काइम है का रूप होता है, काइम के रूप में होता है, वो किसमें आता है? वो ग्रहणी में आता है। मैंने इसीलिए पहले वो सारी चीज़ें समझा दी। तो ग्रहणी में जब आता है भोजन, तो इसमें क्या मिलता है? पित्त मिलता है। और भोजन कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। क्योंकि आपका जो पित्त होता है वो उसका रूप कैसा होता है? क्षारीय होता है। और जो ग्रहणी होता है इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। इसमें भी 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं ग्रहणी में, और उनके नाम हैं आपके, एक है कोलसिस्टोकाइनिन और एक है सिकैटिन। तो ये दोनों इसी के अंतर्गत जो है वो आपके हार्मोन्स होते हैं। जो कोलसिस्टोकाइनिन होता है, ये पित्ताशय का जो पित्त है वो निकलने या फिर स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। पित्ताशय का जो पित्त होता है वो निकालने के लिए या उसको स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। क्यों करता है? ताकि जो भोजन है उसको क्षारीय बनाया जा सके। ये सबसे पहला इसी का काम होता है। इसीलिए मैंने थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे करके आपका डोज़ बढ़ा रहा हूँ। ऐसा ना लगे कि आपको अरे! ये तो समझ में नहीं आ रहा, अब ऊपर से जा रहा है। मैंने बताया ना कि जो भोजन होता है, वो अम्लीय रूप में होता है अमाशय में HCl के द्वारा। फिर धीरे-धीरे जब और आगे स्टेज में बढ़ता है, तब जब पित्त रस से वो मिलता है, तो पित्त रस में क्या होता है? पित्त रस में उसका जो स्वरूप होता है वो क्षारीय हो जाता है। पर पित्त रस निकले, उसके लिए कौन हार्मोन ज़िम्मेदार है? तो आप कहेंगे कोल्सिस्टोकाइनिन, जो कि ग्रहणी के अंतर्गत आता है। तो ये पित्ताशय के पित्त निकालने या स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, ताकि भोजन कैसा बनाया जा सके? क्षारीय बनाया जा सके। और दूसरा जो होता है सिक्रेटिन, ये अग्नाशय जो है उसको अग्नाशयी रस या जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसको स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, ताकि भोजन जो है सरलता से पच सके। तो इसमें भी लिख देते हैं कि जो सिक्रेटिन है ये अग्नाशय को, जो अग्नाशयी रस है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं पैनक्रियाटिक, PANCREATIC
PATIC, पैनक्रियाटिक जो जूस है, जिसे हम कहते हैं अग्नाशय रस, उसको स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन क्या हो, सरलता से पच सके। कोलसिस्टोकाइनिन क्या कर रहा था, वो पित्त निकालने या स्रावित करने के लिए उत्तेजित कर रहा था ताकि भोजन क्या हो सके, क्षारीय हो सके। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। और जहां भी देख रहे हैं आप भोजन का पाचन हो रहा है, कहीं ना कहीं वहां पर सभी जगह एंजाइम देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे कि अग्नाशय जो होता है उसमें आप देखेंगे तो 3 प्रकार के एंजाइम आपको देखने को मिलते हैं, जो मिलकर आप कह सकते हैं भोजन के पाचन में सहायक है। 3 प्रकार के एंजाइम कौन कौन से? पहला होता है आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। दूसरा आपका होता है एमाइलेज। और तीसरा आपका होता है लाइपेज। तो ये जो है वो 3 होते हैं। अब जो ट्रिप्सिन होता है ना, ये आपका जो प्रोटीन पेप्टोन है उसको पचा करके पेप्टाइड में बदल देता है आपका ट्रिप्सिन। एक चीज में ये कंफ्यूज ना होइएगा कि अरे हमने तो वहां पढ़ा था कि वो भी आपका प्रोटीन में। तो ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर सिंगल ही है जो कि आपका प्रोटीन पचाने में जो है वो सहायक है। तो और भी हैं, जैसे ट्रिप्सिन है, ये काम क्या करता है, प्रोटीन पेप्टोन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। एमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च मंड को शर्करा में तोड़ देता है। लाइपेज क्या करता है, ये पित्त द्वारा जो इमल्सिफाइड वसा होती है ना, उसको तोड़कर ग्लिसरॉल और जो वसीय अम्ल होते हैं उसमें बदल देता है। तो ये सब इनके काम हो जाएंगे। कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्नाशय में पाए जाते हैं। इनका ध्यान रखिएगा। ट्रिक भी देख सकते हैं, देखिए ट्रिप्सिन टी से है, एमाइलाइज ए से है और लाइपेज एल से है, तो ताल करके हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है कि इनमें से कौन सा अग्नाशय में नहीं पाया जाता है, तो वहां पर ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज होगा, अगला कोई और ऑप्शन एक्स्ट्रा दे देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, जो हम देख रहे थे छोटी आंत से संबंधित डेडुनम देखा हमने। उसके बाद उसके अंतर्गत जो है वो 2 प्रकार के जो हार्मोन पाए जाते हैं उनको हमने देखा। अब इसी का ही जो अंतिम हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं इलियम, ये जो है छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। छोटी आंत का, यहाँ से जब भोजन पच जाता है तो कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। ये छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। अब अंतिम भाग जो होता है, यहाँ से जो भोजन होता है उसका पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। यहाँ से कई प्रकार के जो रस होते हैं, जिसे हम आंत रस के भी नाम से जानते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं इन्हें इंटेस्टिनल जूस। तो ये जो है सभी, जो आंत है उसको, आंत जो रस है उसको क्या कहते हैं, सक्कस इंट्रिकस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन कौन से एंजाइम जो है वो होते हैं, वो आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो ये आपको 4 नाम यहाँ दिख रहे हैं, एक नाम और हम एक्स्ट्रा लिख देंगे। तो इरेप्सिन पहला है, दूसरा है लाइपेज, तीसरा है माल्टोज और चौथा है आपका सुक्रोज। तो जैसे कि अभी हमने देखा था, अमाशय में जो आपका ट्रिप्सिन पाया जा रहा था, वो क्या कर रहा था, प्रोटीन पेप्टीन को किस में बदल रहा था, पेप्टाइड में बदल रहा था। सेम चीज देखिए इरेप्सिन का भी काम है। इरेप्सिन क्या करता है, ये भी प्रोटीन का ही जो है वो पाचन करता है। तभी मैंने कहा था कि ये मत सोचिएगा कि प्रोटीन वो भी कर रहा था ये भी कर रहा था, तो अलग अलग सबके एक जैसे ही काम हो सकते हैं। तो ये क्या करता है प्रोटीन, ये भी पेप्टाइड जो है उसको किस में बदल देता है, ये अमीनो अम्ल में बदल देता है। ये जो है वो, जो प्रोटीन आपका होता है पेप्टाइड, उसको किस में बदल देता है, अमीनो अम्लों में बदल देता है। और यहाँ पर प्रोटीन का पूरी तरीके से पाचन जो है वो हो जाता है। इतनी देखिए प्रक्रियाओं से गुजरा, यहाँ पर जाके पूरी तरीके से प्रोटीन का पाचन कंप्लीट होता है। ये जो है वो बदल रहा है पेप्टाइड को। जो ट्रिप्सिन हमने देखा था वो भी प्रोटीन का ही कर रहा था, पर वो बदल रहा था पेप्टोन को। इस चीज को ऐसे समझिए कि सबसे पहले आपका था प्रोटीन, ऐसे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये जो है आपका भोजन के रूप में था। फिर प्रोटीन आपका किस में बदला, अमाशय में, तो आपका पेप्टोन में बदला। पेप्टोन में जो है आपका बदला किस में, अमाशय में। फिर आपका पेप्टोन से किस में बदला, तो पेप्टाइड में बदला। और पेप्टाइड में किस में बदला, तो डेडुनम में बदला। हमने अभी बताया भी था, DEUDENUM। तो पेप्टाइड में बदला। अब जब आपका इसमें पहुंच जाता है, जब इरेप्सिन का काम आता है, तो ये इस पेप्टाइड को बदल रहा है।
कार्य वो प्रोटीन का ही पाचन रहा है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो अगर इतना डिटेल में नहीं आएगा तो डायरेक्ट प्रोटीन का पाचन में आ जाएगा, तो आपको लगेगा अरे इरेप्सिन भी कर रहा है, अरे इससे पहले आपका जो ट्रिप्सिन था वो भी कर रहा है, पर वो धीरे धीरे करते हैं। जैसे सबसे पहले आपका प्रोटीन पहुंचा था भोजन के रूप में, तो वो आपका आमाशय में बदला गया, किसमें, पेप्टोन में। प्रोटीन किस में बदल गया, पेप्टोन में बदल गया। फिर ऐसे ही आपका डेडुनम में पेप्टाइड में बदल गया, फिर अब यहाँ पर जब आया तो ये अमीनो अम्ल में बदल गया, और अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट वाली क्लास में हमने बताया था, ये अमीनो अम्ल में जो है वो बदल गया। और किस भाग में बदला, तो इलियम में। ये देखिए ऊपर हेडिंग पड़ी हुई ना, ये इलियम, इस चीज को समझिए। ये इलियम जो होता है, ये छोटी जो आंत होता है उसका अंतिम भाग होता है, तो उसमें जो है ये बदला। तो जैसे डेडुनम है, अमाशय है, तो यहाँ पर आप इलियम लिख भी सकते हैं। तो ये किसके बारे में है, ये है आपका इरेप्सिन के बारे में। अब बात करते हैं लाइपेज की। तो ये किसका पाचन करता है, ये जो है वो वसा का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है, तो आप कहेंगे ये वसा का पाचन करता है। और जो वसा है इसको ये ग्लिसरॉल में और वसीय अम्लों, जिसको हम फैटी एसिड कहते हैं, उसमें बदल देता है। तो ये किस में बदल देता है, ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल। माल्टोज जो है ये क्या करता है, ये माल्टोज को पचाता है। सुक्रोज आपका क्या करता है, ये आपका सुक्रोज यानी कि चीनी को जो है वो पचाता है। एक यहाँ पर नहीं लिखा है, वो है लैक्टोज। ये आपका लैक्टोज को पचाता है, आप कह सकते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला पाचन है तो स्टार्टिंग के ही जो एंजाइम था उन्होंने कर दिया। ये क्या कर रहा है, जो बचा कुचा हिस्सा, भाग या बदला हुआ भाग है, इस चीज को साधारण सी लैंग्वेज में समझिए, उसको बदल रहा है। बाकी मैंने पहले ही बताया था, ट्रिक से याद रख सकते हैं लैक्टोज का। दूध किस में नापते हैं, लीटर में मापते हैं। तो दूध का जो पाचन है वो लैक्टोज के द्वारा होता है, पर वो सारी चीजें हम आपकी स्टार्टिंग में हो गई है, इसलिए डायरेक्ट आप लैक्टोज का पाचन कर रहा है। और जो ये आपका इलियम होता है ना, इसमें आप देखेंगे तो अंगुली जैसी संरचना आपको देखने को मिलती है, जिसे हम जो है वो विली के नाम से जानते हैं, या विलाई करके हिंदी में लिखते हैं, VILLI करके। किसमें, इसी इलियम में जो है आप कहेंगे रचना टाइप की, या अंगुली नुमा रचना टाइप की पाई जाती है। अब विली क्यों पाया जाता है, यानी इसका क्या काम है, इसको क्यों बताया मैंने, क्योंकि ये जो है वो अवशोषण का कार्य करता है। ये क्या करता है, अवशोषण का कार्य करता है। भोजन के बाद, यानी कि यहाँ से विली से जब प्रवेश कर जाता है, इलियम से जब भोजन निकलता है, तो आपका कहाँ फिर जाता है, इसके बाद जाता है बड़ी आंत में। ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं इलियम की, ये छोटी आंत का अंतिम भाग में देख रहे हैं। अब हम देखेंगे लास्ट हमारा, जो कि है बड़ी आंत। बड़ी आंत को कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण। और भोजन का नहीं, जल का अवशोषण होता है इसमें। जो विटामिन बी है उसका भी निर्माण होता है बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत के भी हिस्से होते हैं। एक आपका होता है सीकम, तीन नाम है, सीकम। दूसरा होता है आपका कोलोन, और तीसरा आपका होता है रेक्टम, या इसे कहते हैं मलाशय। तो जो आपका छोटी आंत इलियम से निकला था लास्ट में, वो आपका किस में जाता है, वो इस सीकम में जाता है। छोटी आंत के बाद भोजन आपका सीकम में प्रवेश करता है, और सीकम क्या होता है, पेट में दाहिनी की ओर होता है। इसके नीचे ही आपका अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स जो होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है अवशेषी अंग के रूप में। तो आप क्या कहेंगे, अपेंडिक्स। ये जो है, जो अपेंडिक्स है, हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग होता है। ये काम क्या होता है अपेंडिक्स का, ये सेलुलोज को पचाने का काम करता है। और सेलुलोज का पचाने का काम किस में आता है, तो जीव जंतुओं में आता है। जानवरों का मुख्य अंग होता है अपेंडिक्स। मनुष्य तो है नहीं कि पेड़ पत्ते खा रहे हैं, तो उनमें नहीं काम होता है, पहले होता होगा। पहले जो है आप देखते थे ना कि जो आदि मानव हैं वो पेड़ पत्ते खा रहे हैं, तो उस समय उनके ये काम में आता था अपेंडिक्स।
तो वो अपेंडिक्स जो है ये काम करता था सेलुलोज के पाचन में, तो उस समय तब खाते थे, तो उस हिसाब से वो था। पर अब हमारा जो भोजन है पका हुआ होता है, तो ये अब एक अवशेषी अंग के रूप में कह सकते हैं पाया जाता है। और अवशेषी अंग में और भी होते हैं आपके अवशेषी अंग, जैसे कि अक्कल दाढ़ जो है वो भी अवशेषी अंग में आता है। कर्ण पल्लव की पेशियां आपका अवशेषी अंग में आता है। अपेंडिक्स के बारे में जो है एक पॉइंट आपको ये भी पता होना चाहिए, पूछा नहीं जाता है, एक जनरल सा है कि जैसे अपेंडिक्स में कभी भोजन फंस गया तो क्या होगा, उस ऑपरेशन करके जो अपेंडिक्स है ना उसको ही पूरा काट दिया जाता है। तो सीकम आपका हुआ, सीकम के बाद आपका किस में आता है, तो कोलोन में आता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी जल का अवशोषण होता है। कोलोन जो होता है इसमें म्यूकस का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, म्यूकस का निर्माण होता है, जो क्या करता है, जो पचे हुआ जो भोजन होता है उसको चिपचिपा बना देता है। और जो म्यूकस है इसका निर्माण जो मलाशय है, जिसको हम रेक्टम कहते हैं, इसमें अवशिष्ट पदार्थ जो है वो जमा होता रहता है और गुदा के द्वारा जो है आप कह सकते हैं बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस टाइप से आप कहेंगे कि पूरा जो पाचन तंत्र है वो आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन एक ये भी आता है कि जो पाचन की क्रिया होती है वो एक जल अपघटन की क्रिया होती है, तो उसको 5 अवस्थाओं में जो है उसके जो चरण है उसको बताया गया है। तो वो चरण आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन को जो निगलने की क्रिया होती है ना उसको कहते हैं अंतर्ग्रहण। दूसरा होता है आपका पाचन, जिसे हम कहते हैं डाइजेशन। भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना जो होता है वो पाचन कहलाता है। फिर होता है अवशोषण, एब्जॉर्शन, यानी कि जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ है उसको कोशिकाएं जो हैं जब सोख लेती हैं उसे अवशोषण कहते हैं। फिर होता है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, जब पचा हुआ जो भोज्य पदार्थ होता है ना उससे ऊर्जा प्राप्त कर ली जाती है, उसकी जो क्रिया होती है उसको कहते हैं स्वांगीकरण। और लास्ट आपका होता है जो है वो मल त्याग त्याग, डिफेक्शन जिसे कहते हैं, यानी पाचन के बाद जो पचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने की क्रिया जो है वो मल परित्याग कहलाती है। तो ये आप भी 5 पॉइंट जो है वो याद रख सकते हैं। तो कंप्लीट हुआ आपका पाचन तंत्र। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, फिर भी मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट शॉर्ट में जो पॉइंट मेन है आपको वो मैं यहाँ पर बता सकूँ। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, पर उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी सारी आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो ये है आपका प्रश्न इस वीडियो का, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो आहार नाल के किस भाग में होता है। अमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है, या फिर मलाशय में होता है। तो अपना आंसर एबीसीडी में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।